हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजेता एकेडमी। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर चुका है। इसमें पहला वीडियो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और दूसरा वीडियो है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। यहाँ पे हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि ब्लड से रिलेटेड है। जैसे कि ह्यूमन ब्लड है क्या, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं, इसमें ब्लड का हमारे बॉडी में काम क्या है, ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है उसका काम क्या है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है, सबका एक अपना अपना काम होता है। उसके बारे में अच्छे से हम यहाँ पे आपको क्लियर कराएंगे और ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो को देखते जाइएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा, हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए जो कि आने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल और बहुत सारे एग्जाम्स जो कि आने वाले हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के हुए। तो अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो इसे बोला जाता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे बॉडी पार्ट्स तक प्रेजेंट होता है और सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ऊतक। तो ऊतक हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को ही तो ऊतक कहा जाता है। और यहाँ पे ब्लड में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, ये सब तो कोशिकाएं हैं। प्लेटलेट्स, ये सब तो कोशिकाएं हैं जो कि एक ग्रुप बनाते हैं और एक टिश्यू का निर्माण करते हैं जो कि तुम्हारा ब्लड है। इसे सर्कुलेटरी फ्लूइड भी बोला जाता है। और ये ब्लड ही क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, उनको सारे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। और रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने का काम करता है। ये ब्लड के थ्रू ही होता है। और एक तरह का ये रक्त एक तरह का प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक, अब देखिए यहाँ पे कोलाइड वर्ड यूज हुआ है, तो कोलाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते वक्त हम पहले पानी डालते हैं और पानी में बहुत सारा चीज़ घोलते हैं, जैसे कि चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, नींबू डालते हैं और बहुत सारे जो अपने टेस्ट के अनुसार डाला जाता है। तो पानी के अलावा जो भी उसमें चीज़ डाला हुआ है, जो भी वो अलग अलग पार्टिकल्स वहाँ पे घुले हुए हैं, तो उसी तरह से ब्लड में भी सिर्फ वहाँ पे पानी ही नहीं, फ्लूइड ही नहीं है, उसमें बहुत सारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को घुला हुआ एक मिश्रण है, इसलिए इसको प्राकृतिक कोलाइड बोला जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारा बना हुआ है। ये हम ब्लड हमारे द्वारा बनाया नहीं गया है, बल्कि ये खुद बन रहा है। इतना समझ आ गया। इसका कलर होता है लाल। ब्लड का लाल कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। और याद याद होगा आपको, हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है आयरन। और आयरन ही क्या करता है, ब्लड हेमोग्लोबिन को लाल होने में मदद करता है और हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड हमारा लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन मेनली देखा जाए तो अगर हम बात करें भ्रूण में, यानी कि जब बच्चा पेट में होता है ना, तो रक्त का फॉर्मेशन उसका लीवर में यानी कि मेसोडर्म में होता है। मेसोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म क्या होता है आगे की स्लाइड में हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब बच्चा पेट में होता है तो उसका निर्माण बोन मैरो में नहीं होता है, बल्कि होता है लीवर में। मेसोडर्म जिसे बोला जाता है, मेसोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म क्या होता है आगे हम स्लाइड में बताएंगे। और वयस्क में ब्लड का निर्माण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में अलग अलग साइट होता है, जैसे कि बीसी का निर्माण रेड बोन मैरो से होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण व्हाइट बोन मैरो से होता है। जब बच्चा पेट में रहता है तो उस समय उसकी हड्डियां अच्छे से विकसित नहीं होती हैं। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स होते हैं, इसको भी ध्यान से समझेंगे। अभी हम बात किए थे कि ब्लड का निर्माण होता है मेसोडर्म। जब माँ के पेट में जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है उस समय मेनली 2 या फिर 3 लेयर बनते हैं। तो देखिए, जितने भी जीव हैं, अगर माँ के पेट में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है तो मेनली 2 तरह के लेयर बनते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं डाइप्लोब्लास्ट और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्ट। डाइप्लोब्लास्ट में आपका एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रिप्लोब्लास्ट में होता है आपका एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होगा, बाहर का लेयर जिसे बोला जाता है एंडोडर्म, सबसे अंदर वाला लेयर, और बीच वाला लेयर को मेसोडर्म बोला जाता है। ठीक है। तो ह्यूमन बेबी जब बनता है माँ के पेट में तो उसमें 3 लेयर बनते हैं और हर एक लेयर का अपना अपना कुछ ऑर्गन बनाने का काम होता है। जैसे कि सबसे अंदर वाला भाग जो होता है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। और एंडोडर्म से क्या क्या बनता है याद रखिएगा ध्यान से, स्टोमक बनेगा, इंटेस्टाइन, लीवर, थायराइड ग्लैंड, लंग्स, ये सब एंडोडर्म से बनता है। और उससे बाहर हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं मेसोडर्म।
मिडिल वाला जो लेयर होता है। और इस मेसोडर्म से क्या क्या बनता है? मेसोडर्म से बनता है ब्लड, बोन्स, कार्डियक मसल्स, ये सारे के सारे हार्ट सेल, ये सारे के सारे मेसोडर्म से बनते हैं। यानी कि यहाँ पे बात करें तो ब्लड का निर्माण भी कहाँ से हो रहा है? मेसोडर्म से हो रहा है। यानी कि जो लेयर बना था 3 लेयर का, जो अंदर वाला मिडिल लेयर था, उसी से ही निर्माण हो रहा है ब्लड का। अब हम बात करते हैं इक्टोडर्म के बारे में। इक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? हमारा स्किन बनेगा और लिनिंग सरफेस। लिनिंग सरफेस का मतलब होता है जैसे कि हम गाल है, गाल का अंदर वाला भाग जो मुंह में खुलता है ना, तो वहाँ पे जो साइड वाल होता है उसी को तो लिनिंग सरफेस बोला जाता है। जैसे जितने भी पाइप है हमारे अंदर में, विंड पाइप होता है, ओशियोफेगस होता है, तो उसके जो वाल है जैसे स्टोमक है, इन सब का वाल का जो लेयर होता है उसी को लिनिंग सरफेस बोला जाता है। तो ये सब को बनाने का काम कौन करता है? तो इक्टोडर्म से ही होता है ये सब का निर्माण। आगे देखते हैं कब्र। कब्र यानी कि ग्रेवयार्ड। और जो ब्लड का आरबीसी होता है, आरबीसी का डेड यानी कि ग्रेवयार्ड किसे बोला जाता है? तो उसे स्प्लीन को बोला जाता है। और स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये आपको दिख रहा है, स्टोमक के बगल में ही एक ऑर्गन होता है, इसे स्प्लीन कहते हैं, और इसी को ग्रेवयार्ड बोला जाता है। और ये स्प्लीन की एक खास बात ये है कि जितने भी ब्लड होते हैं ना, जा करके यहीं पर स्टोर होते हैं। याद रखिएगा, आपका हार्ट में सिर्फ ब्लड का वहाँ पर एक मशीन की तरह हार्ट काम कर रहा है, जो कि पंप करने का काम कर रहा है, वहाँ पे ब्लड स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लड स्टोर होता है आपका स्प्लीन में। और यहाँ पे आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है। और लीवर लीवर के कुछ सेल भी आरबीसी को मारने का काम करते हैं। और आरबीसी को इसलिए ब्लड बैंक बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड जा करके जमा होता है, स्टोर होता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड जो होता है विस्कस नेचर का होता है, यानी कि चिपचिपा होता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि पीएच वैल्यू ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है। सब्सटेंस का पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, यानी कि बेसिक हो जाता है। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसका नेचर कैसा रहेगा? एसिडिक रहता है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? मात्रा यानी कि ब्लड की जो मात्रा होती है वेट के, यानी कि टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। इतना समझ आ रहा है? जैसे कि नॉर्मल अगर देखा गया है कि ह्यूमंस में ब्लड 5 से लेकर के 5.5 लीटर तक पाया जाता है, और महिलाओं में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, यानी कि 4.5 से लेकर के 4.5 से लेकर के 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। यानी कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा में आधा लीटर ब्लड कम होता है। और ये ब्लड कम होने का पीछे रीज़न ये है कि महिलाओं में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। हेमोग्लोबिन की कमी होने के कारण क्या होता है? आयरन का कमी होता है। सिंपल सी बात है, हेमोग्लोबिन की कमी क्यों होती है? कि महिलाओं में आयरन की कमी होती है। इसीलिए तो महिलाओं को आयरन की गोलियां दी जाती है, ताकि आयरन की गोली से क्या हो? हेमोग्लोबिन का निर्माण। आयरन की गोली से क्या हो? उसके बॉडी में आयरन मिले, और आयरन अगर मिलेगा तो फिर हेमोग्लोबिन बनेगा, और हेमोग्लोबिन बनेगा तो फिर वो ब्लड का निर्माण करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो महिलाओं में आयरन की कमी होती है, इसीलिए उसमें ब्लड की भी कमी होती है। इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। यानी कि जिस बॉडी में आयरन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो उसका बॉडी और हार्ड रहेगा। ठीक है, और ऐसे भी महिलाओं का जो शरीर होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और जो पुरुष होता है उसका बॉडी हार्ड होता है। तो यही सब आयरन की मौजूदगी के कारण ही होता है। अब हेमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए मेल में? तो मेल में हेमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और ये हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में करता क्या है? तो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और हेमोग्लोबिन एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड करके पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाता है, और उसको प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स तक भेज देता है। तो हेमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये कहलाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या कहलाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जब हेमोग्लोबिन में CO2 जुड़ता है तो ये कहलाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड का फंक्शन क्या है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करता है? कि कोई हमारे शरीर में ब्लड क्या है? गतिशील है। ऐसे एग्जांपल लेकर देखते हैं कि अगर हम अपने अपने हाथ को आप रगड़िएगा तो वहाँ पे घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने के कारण क्या होता है? उसमें गर्म हो जाता है। अब देखिएगा सरफेस, हाथ का सरफेस में गर्म हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो बॉडी में है ना, ब्लड बहुत तेजी से चल रहा है, और इसीलिए घर्षण हमारे बॉडी में बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए ताप को कम नहीं होने देता हमारे बॉडी में। और हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे भी जानते हैं बीपी जो होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। 120 ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड इतना तेजी से हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक जा रहा है, और 80 के स्पीड से सारे बॉडी पार्ट से ब्लड जो है ना हार्ट के पास आ रहा है।
ठीक है। तो 120 के स्पीड से जब ये चल रहा है और 80 के स्पीड से आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन यानी कि मूवमेंट हो रहा है ब्लड का। जब मूवमेंट होगा ब्लड का तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, और हीट उत्पन्न होगा तो इस तरह से हमारा बॉडी का ना तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने देता है, ना तो ज़्यादा कम होने देता है। इस तरह से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जितने भी खाने खाने जितने भी पचे हुए पदार्थ से हमको पोषण पदार्थ मिलता है और विटामिन वगैरह मिलता है, सब कहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड से मिक्स हो जाते हैं और पूरे बॉडी पार्ट्स तक और छोटे छोटे सेल तक पहुँचते हैं कैपिलरीज के थ्रू। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि छोटे छोटे सेलों तक पहुँचाने का काम कौन करता है, कैपिलरीज करता है। और कैपिलरीज में दोनों तरह की ब्लडें बहती हैं, ये हम बता चुके हैं। श्वसन गैसों का परिवहन करता है, यानी कि इसमें हम बोले थे कि हेमोग्लोबिन में जुड़ जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ता है, और हेमोग्लोबिन में जुट करके पूरे बॉडी पार्ट्स तक गैसों को ले जाने और लाने का काम करता है। यानी कि रेस्पिरेटरी गैसेस जितने भी हैं उसका भी क्या करता है, परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। अभी देखिए कि लीवर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। लीवर हमारा है, उसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसका क्षरण कौन करता है, किडनी करता है। लेकिन उस यूरिन को जो है ना किडनी तक ले जाने का काम कहाँ से हुआ, वो जो यूरिन है, यूरिया जो है आपका ब्लड में मिक्स हो गया पहले, और ब्लड जब किडनी के पास पहुँचता है तो किडनी वहाँ से प्यूरिफाई करता है और जितने भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है आपके ब्लड में जो मिला हुआ उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर लेता है और फिर यूरिन के थ्रू यूरिन को एक्सक्रीट करता है, यानी कि बाहर निकालते हैं। शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, श्वसन गैसों का परिवहन करता है और उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड में देखा जाए तो मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं इसमें। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पल्सेस। ब्लड प्लाज्मा यानी कि जो पानी वाला लिक्विड वाला जो भाग होता है उसी को ब्लड प्लाज्मा बोला जाता है, जो पूरे ब्लड का 55% होता है। और ब्लड कार्पल्सेस जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कितने होते हैं, 45% होते हैं। और ब्लड कार्पल्सेस में कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि आरबीसी जिसका टेक्निकल नेम की बात करें तो एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, और एक प्लेटलेट्स होता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी की जो मात्रा होती है हमारे बॉडी में, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0.001 ml पे हम बात करते हैं, तो 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक होती है। इसका जो कब्रगाह होता है, स्प्लीन होता है, क्योंकि आरबीसी के सेल के अंदर में ना तो केंद्रक मौजूद होता है ना तो लाइसोसोम मौजूद होता है। इसीलिए लाइसोसोम क्या करता है, सेल को मारने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे तो लाइसोसोम प्रेजेंट है ही नहीं, तो फिर इसे मारने वाला तो कोई तो होगा ना, तो फिर ये स्प्लीन में जैसे ही जाता है तो वहाँ पे आरबीसी का डेड हो जाता है। और आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट्स, और इसकी मात्रा जो होती है 4000 से लेकर के 11000 पर 0.001 ml होता है। और इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और ये ब्लड में ही मर जाता है, इसमें कोई विशेष ऑर्गन नहीं होता मारने के लिए। उसी तरह से प्लेटलेट्स होता है, सबका अलग अलग काम होता है, अभी हम देखेंगे। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। इसकी जो मात्रा होती है 1.5 से लेकर के 4.5 लाख पर 0.001 ml होता है। इसमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और इसीलिए लाइसोसोम इसको मार देता है और ये ब्लड में ही मर जाता है। इतना समझ आ गया। देखिए जब ये ब्लड बह रहा होता है ना तो इसमें सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका जो येलो कलर का दिख रहा है, ये है आपका प्लाज्मा, और ये है आपका आरबीसी, और ये है आपका डब्ल्यूबीसी। तो इस तरह से ब्लड में सारे कंपोनेंट, ब्लड कार्पल्सेस भी मौजूद होता है और ब्लड प्लाज्मा भी मौजूद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो अभी हम बात किए थे कि ब्लड जो होती है, ब्लड का 55% जो पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा का होता है, और ये लिक्विड पदार्थ होता है। ये ब्लड को पतला करने का काम करता है और ये फ्लो करवाने का काम करता है, क्योंकि ब्लड कार्पल्सेस जहाँ पे बहेगा, जैसे कि नदी में अगर हम किसी चीज़ को बहाना है तो नदी सूखे नदी में या कीचड़ नदी में नहीं बह सकता है। ठीक है, तो उस नदी में पानी की ज़रूरत होती है अच्छे से उसको बहाने के लिए। तो इसी तरह ब्लड प्लाज्मा की मात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हमको सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को सही से सर्कुलेट कराना है। तो ब्लड प्लाज्मा का 92% जो पार्ट होता है ना, ये वाटर का ही होता है। 8 से 10% जो होता है प्लाज्मा का पार्ट, इसमें प्रोटीन मिला हुआ रहता है, हार्मोन्स मिले हुए रहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हुए रहते हैं। कौन कौन से प्रोटीन मिले हुए रहते हैं इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे होता है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, क्लोटिंग प्रोटीन जैसे कि फाइब्रोनिजन और प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये सब क्लोटिंग प्रोटीन होता है, सब यहाँ पे मिले हुए रहते हैं। लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, यूरिया भी प्रेजेंट होता है, क्रिएटिनाइन भी प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं प्लाज्मा में, तो ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और अमीनो एसिड भी होता है। ये सब अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें यानी कि कौन कौन से साल्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है। ये सब साल्ट जो होते हैं ना प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो मेनली मेरा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन में आपका जो होता है फाइब्रोनोजन जो होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये दो ऐसे प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं और ब्लड को क्लोट करवाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, यानी कि प्रोटीन तो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, लेकिन कितना मात्रा में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो 8% ऑफ द प्लाज्मा वेट, यानी कि जितना प्लाज्मा होता है उसका 8% भाग प्रोटीन होता है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करता है। और ये जो सारे जो एल्बुमिन अभी बताएं आप, एल्बुमिन बताया जो कि 60% पार्ट होता है प्रोटीन का, और 36% पार्ट होता है ग्लोब्यूलिन, और 4% पार्ट होता है फाइब्रोनोजन। ये सारे के सारे लीवर में बनते हैं। और फाइब्रोनोजन जो होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है एक ऐसा प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जब हमको हमारे शरीर में कहीं पे कट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड निकलते रहता है, तो कुछ देर बाद 2-3 मिनट के बाद हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जा कर के ब्लड जो है ना क्लोट हो जाता है। क्यों? यही प्रोटीन के कारण। अगर ये प्रोटीन अगर आपका ब्लड में नहीं रहेगा तो ब्लड जो है ना क्लोट होगा नहीं और लगातार निकलते रहेगा। इतना समझ आ रहा है? तो क्लोटिंग प्रोटीन कौन कौन सा है, तो फाइब्रोनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड का क्लोटिंग कैसे होता है इसका रिएक्शन हम अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे और ध्यान से उसको बताएंगे। फाइब्रोनोजन की बात करें तो ये क्या करता है, क्लोटिंग में मदद करता है, ये तो बता दिए हैं। अगर हम फाइब्रोनोजन को हटा देते हैं, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर को अगर हटा दिया जाए ब्लड से, ठीक है, तो क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया, जो बचा हुआ ब्लड हो जाता है, इसे हम सीरम कहते हैं। और यही सीरम, ठीक है। और यहाँ पे अदर प्रोटीन और कौन कौन से मौजूद होते हैं ब्लड में, तो एक होता है पेप्टाइड्स होता है, हार्मोन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और हार्मोन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा का हमारे बॉडी में काम क्या है, तो ये मुख्य रूप से रक्त को बहने में मदद करता है। अगर प्लाज्मा की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो भी नुकसान है, प्लाज्मा की मात्रा कम हो जाएगा हमारे बॉडी में तो भी नुकसान है। क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारा ब्लड जो होता है ना, खून पतला हो जाता है। हमारा खून क्या होता है, पतला हो जाता है। यानी कि सिंपल सी बात करें तो प्लाज्मा का मुख्य काम रक्त को बहने में मदद करना है। ये रक्त को तरल बनाता है, रक्त को पतला बनाता है, यानी तो जब प्लाज्मा का कमी हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होगा तो सही से हमारे ब्लड वेजल्स में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जम जाता है, ब्लड नस में जम जाएगा, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, क्योंकि पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए साल्ट ज़रूरी होता है। और अभी हम बताए थे कि प्लाज्मा में जो साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये सब जो साल्ट प्रेजेंट होता है, तो ये सब पीएच वैल्यू को मेंटेन करने में मदद करता है। ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो प्लाज्मा के आगे हम अगली वीडियो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।